नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान जो जो घटनाएं सामने आई, क्या क्या कई तरह की हलचल सामने आई है। वोटिंग के दौरान भी हमने देखा कि आरजेडी के ढाका से जो विधायक है फैजल रहमान वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक। अभी कुछ समय बाकी भी है हालांकि, लेकिन कांग्रेस से भी मनिहारी से मनोहर प्रसाद, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा अभी तक वोट नहीं किए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो कांग्रेस 6 सीटों पर इस बार के विधानसभा चुनाव पर पहुंची है, उसमें आखिर वोटिंग से विधायक इतने दूर क्यों हैं। दूसरी ओर हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने आरजेडी को समर्थन दिया है, जिससे तेजस्वी यादव की राह थोड़ी आसान नजर आई। लेकिन आपने देखा, जैसे अभी हमने बताया कि कांग्रेस के ही विधायक और आरजेडी के ही विधायक तेजस्वी यादव को धोखा देते नजर आए। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे अनंत सिंह के बारे में। अनंत सिंह वोट डालने पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और कहा कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि या ये सिर्फ संयोग है या कोई राजनीति में, बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो वोटिंग के लिए कुछ समय बाकी है, लेकिन विपक्षी खेमे से 4 विधायक गैर मौजूद रहे वहां पे और ऐसे में कई तरह की बयानबाजी चल रही है। वैसे अगर हम देखें तो जो 41 का आंकड़ा था, अगर सब विपक्षी मिल भी जाएं तो 41 ही बन रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के जो 3 विधायक, चाहे मनिहारी से हो, फारबिसगंज के हों या वाल्मीकि नगर के जो विधायक हैं, वो उनका गायब रहना। उसके अलावा आरजेडी से ही, तेजस्वी यादव की पार्टी से ही ढाका से विधायक जो है फैजल रहमान, वो भी वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचे। तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्या कांग्रेस जो अब घटकर महज 6 सीटों पर सिमट गई है, ऐसे वक्त में 3 विधायकों का वोटिंग से दूर रहना, उसके अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी से भी दूर रहना, क्या आगे क्या अपडेट हो सकता है? नहीं, अभी तो 1 घंटे का समय है जी। अभी 3 बज रहा है, 4 बजे तक वोटिंग होगी। हाँ। और तेजस्वी यादव जी ने भी बयान दिया है कि अंतिम समय तक हम इंतजार करेंगे। तो अभी तो 1 घंटे का वक्त है और तेजस्वी जी को ये उम्मीद है कि कांग्रेस के 3 एमएलए और आरजेडी के 1 एमएलए, जो 4 अभी तक अनुपस्थित दिख रहे हैं, वो आ जाएंगे और कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिक्रिया तभी दूंगा जब परिणाम आ जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, वो प्रतिक्रिया देने के लिए अधिकृत हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरह से होटल में 41 विधायकों को एक जगह रखने की बात की गई, 2 जगह तो तेजस्वी यादव सफल होते हुए दिखते हैं। जो आप कह रही थी कि एआईएमआईएम के 5 विधायकों का ये साथ लेने में सफल हो गए। बसपा के एक विधायक जो सतीश यादव हैं, जो आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे, और बीच में इस तरह की खबरें चल रही थी क्योंकि सीवीएस राम 5वें नंबर के उम्मीदवार हैं, तो एक दलित उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए मायावती ने भी सतीश यादव को इशारा किया है। लेकिन सतीश यादव भी उन्हीं के साथ खड़े रहे, तेजस्वी जी के साथ ही। तो बसपा और एआईएमआईएम, ये 5 लोगों को तो साथ लेने में, ये 6 लोगों को साथ लेने में तो सफल हो गए, लेकिन अपने ही एक विधायक इनसे छिटक गए। 3 जो कांग्रेस के विधायक थे, जिन पर पहले से ही बात चल रही थी कि वो 3 विधायकों पर डाउट है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। अब 2 तरह की संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं पर मैं बात कर लेता हूं। एक तो कि 41 में ये 4 इनके घट गए तो इनके आंकड़े 37 ही हो गए। अब अगर नहीं आ पाते हैं 4 बजे तक तब, और अगर 3 विधायकों की जरूरत है, तो अगर वो 3 विधायक आकर के वोट कर देते हैं एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में अंतिम समय में भी, तब तो 41 का वो आंकड़ा पूरा कर लेते हैं और 5वें उम्मीदवार जो स्पेशल वोट होता है उसकी काउंटिंग शुरू हो जाए। तो इस पर भी बात बन सकती है कि सेकंड प्रेफरेंशियल वोट 164 जो है, जिनको कि फर्स्ट प्रेफरेंस के बाद वो सेकंड प्रेफरेंस की भी वोटिंग कर सकते हैं, तो सेकंड प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर भी परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो हम लोगों को 4 बजे तक इंतजार करनी होगी कि क्या वो चारों अनुपस्थित हो गए या 4 में 3 आकर के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर गए, या वो 3
जो थे या 4 जो थे वो कहीं थे, लेकिन अंत में फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़े हो गए। तो कई तरह की संभावनाएं हैं। अब देखते हैं 4 बजे के बाद ही हम लोग इस पर कह सकते हैं अधिकृत तौर पर कि क्या वो बिल्कुल बाइकआउट कर गए जिसका फायदा एनडीए को मिल गया, या वो एनडीए के साथ खड़े हो गए, या अंतिम समय में आकर के फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ होकर के उनकी जीत में भागीदार हो गए। तो अभी तक तो सस्पेंस बना हुआ है। 3 बजे तक के बारे में मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं। अभी 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे के बाद ही कुछ अधिकृत तौर पर उनके बारे में कहा जा सकता है। सर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कहा जा रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में है वो राज्यसभा चुनाव में। ऐसे में पार्टी के जो 5 विधायक तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के उम्मीदवार जो अमरेंद्र सिंह हैं उनको उन्होंने वोट दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव के समय आरजेडी ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया था, लेकिन अब राज्यसभा की जीत के लिए उसी के वोट जो हैं वो अहम माने जा रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर डील की बात की जाए कि आरजेडी और एआईएमआईएम में क्या डील हुई है, तो खबर ये भी आ रही है कि 2026 के विधान परिषद के जो चुनाव हैं जो जून में होने वाले हैं उसमें 1 सीट की मांग की है एआईएमआईएम। और अब सवाल उठ रहा है कि या समर्थन ये जो राजनीतिक मजबूरी है या फिर एक आज का ही विजुअल की अगर हम बात कर लें, एक उस विजुअल की भी चर्चा खूब हो रही है, दीपा मांझी जिसमें नजर आ रही हैं और मांझी जी की समधन जो नजर आ रही हैं बाहर निकलते तेजस्वी यादव के केबिन से हंसते मुस्कुराते, उसके पीछे अख्तर उल इमान और तमाम जो विधायक हैं कुछ आरजेडी के वो भी नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या है पर्दे के पीछे कोई बड़ी सियासी डील भी चल रही है क्या? देखिए, राजनीति को आप भी खूब समझती हैं और राजनीति में सीधा सीधा कुछ नहीं होता जैसा हम लोग देखते हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है वास्तविकता में, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अमरेंद्र धारी सिंह को जो उम्मीदवार बनाया गया उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि साम दाम दंड भेद भय, मतलब जिस तरह से भी उनको मना लिया जाए। बिल्कुल। तो कीमत देने की बात भी हो रही है। वो कीमत के तौर पर जो आप बता रही हैं कि एमएलसी की मांग है कि जून में जो एमएलसी का चुनाव है तो 1 एमएलसी हमको दे दिया जाए। अब इस पर आरजेडी एग्री हो गई होगी तो अलग बात है। विधायकों की कीमत, अब हॉर्स ट्रेडिंग शब्द से कोई डिनाई कैसे कर सकता है? कल तक तो वो अलग रुख अपनाए हुए थे, नहीं मैं तो दरवाजे से लौट गया था। और इफ्तार पार्टी में कल अख्तरुल इमाम के साथ तेजस्वी यादव पालथी मार के बैठे हुए थे और इफ्तार कर रहे थे। तो राजनीति में परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियों में जो एक शब्द इस्तेमाल आपकी डील, कौन सा डील हुआ होगा ये अभी थोड़े पता चल जाएगा, कुछ दिन के बाद पता चलेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई ये भी एक आश्चर्यजनक तस्वीर निकली कि मांझी जी के परिवार के लोग, समधन बहू दीपा मांझी जो वो तेजस्वी जी के हाथ से निकल रही है। भाई एनडीए गठबंधन में है, केंद्र में जीताराम मांझी मंत्री हैं, संतोष मांझी बिहार सरकार में मंत्री हैं, दीपा मांझी उनकी समधन निकल रही है तेजस्वी जी के आवास से। तो राजनीति की ये तस्वीर है जो सीधी साधी जनता को समझ में नहीं आती है। और इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, कि कुछ चीजें दिखाने के लिए होती है। ठीक है, हम रहेंगे आपके साथ, वोट भी आपको देंगे, लेकिन आपको प्रेशर में रखेंगे कि चलो। राज्यसभा में मांझी जी क्या कह रहे थे? भाई हमारे साथ कमिटमेंट हुआ था कि 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे। तो ये जी कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जरा परिणाम तो आ जाने दीजिए। तो परिणाम में कौन किधर किस तरफ खड़े हो जाएंगे, कौन किसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतनी जरूर है कि इसमें साम का भी प्रयोग होता है, दाम का भी प्रयोग होता है, भेद भी लिया जाता है। आप हमारे लोगों को तोड़ेंगे तो हम अपने आपके लोगों को मैं तोड़ ले आऊंगा, भय भी दिखाया जाता है। अच्छा तो ठीक है, जनता के बीच में ही चलनी है ना, कहेंगे कि कैसे ऐसे सेकुलर करते हैं और कैसे बीजेपी कैंडिडेट को वोट कर दिए जा करके। तो भय भी दिखाया गया कि जिन वोटों पर आप विधायक बन करके आए हैं, एआईएमआईएम के विधायकों के बारे में मैं कह रहा हूँ, जरा उनके बीच आपकी क्रेडेंशियल क्या रहेगा। तो साम दाम भेद भय सारी चीजों को उपयोग किया गया
और एडीसी अपने आप में सक्षम है। तो अगर लगा होगा कि इन विधायकों को खुश करने के लिए इनको कीमत देनी होगी तो उसमें भी वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो हर तरह का हथकंडा अपनाया गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि जीत जीत होती है, हार हार होती है। आने दीजिए 5 बजे फिर हम लोग तो एक बार बात कर ही लेंगे बाद में ना कि 5 बजे जो परिणाम है उसमें खेल क्या हुआ और कैसे कौन लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे। कहीं से लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को चौथे नंबर पर रखा जाएगा, बिल्कुल। और सीवेज राम जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनको 5वें नंबर पर रखा जाएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा था, लग रहा था कि ठीक है उपेंद्र कुशवाहा जी 5वें नंबर पर होंगे और शिवेश राम चौथे नंबर पर होंगे। अब देखिए एनडीए ने दांव खेला, कहा कि नहीं शिवेश राम को 5वें नंबर पर रखिए, इसलिए कि एक दलित मैसेज जाए कि देखिए जब हमने एक दलित को राज्यसभा में भेजने के लिए तय किया तो कैसे ये लोग जो है पाला बदल करके और उधर जाके खड़े हो गए। तो ये एक दलित कैंडिडेट के तौर पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब मांझी जी जो है, अब मांझी जी पर आरोप लगेगा कि भाई देखिए दलित कैंडिडेट को छोड़ करके इनके बहू इनकी समधन कहाँ टहल रही थी। तो राजनीति में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि पर्दे के पीछे ही खेल होता है। पर्दे के बाहर हम लोग चाहे जितना एनालिसिस कर ले, उस एनालिसिस में सच्चाई कम होती है। जो पर्दे के पीछे चीजें होती हैं उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं जब वो खेल खत्म हो जाता है तब। क्योंकि कौन कहां किसके साथ खड़े हैं उसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना, कि अगर हमें नाराज आप करेंगे तो हम आपको नुकसान पहुंचा देंगे। बिल्कुल। कांग्रेस को क्या समझाया गया उनके 3 विधायकों को कि बस तुरंत सरकार बनने वाली है, मंत्री पद छोड़िए, आपको जो पद कहिएगा वो दे देंगे, आप छोड़िए नहीं वोट कीजिएगा, बाइकआउट कर जाइए, तैयार हो गए। एक आरजेडी के विधायक को क्या समझाया गया वो तो वही बता सकते हैं, वो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। मांझी जी को कौन सी पीड़ा लेकर के टहल रहे हैं कि उनके परिवार के लोग वहां दिख रहे हैं। तो आएगा, सच्चाई सामने आएगी और फिर अगर हम लोग कल या परसों बात करेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस खेल के पीछे का कौन कौन से कारण थे। बिल्कुल सर, अनंत सिंह को लेकर भी एक तस्वीर सामने आई है। चुनावी रणनीति से संन्यास लेने का उन्होंने ऐलान किया है और नीतीश कुमार के क्योंकि करीबी माने जाते रहे हैं तो उन्होंने कहा कि उनका आखिरी कार्यकाल है और इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार राजनीति में नहीं रहेंगे तो वो भी चुनावी मैदान से दूर हो जाएंगे। और जेल से वोट डालने अनंत सिंह जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आगे उनके बड़े बेटे राजनीति में उतर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री या निशांत कुमार जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्हें दोनों मंजूर होगा। एक तो एंट्री की बात की, खुद को राजनीति से संन्यास लेने की बात की। क्या चल रहा है अनंत सिंह, क्या नीतीश कुमार की ही राह पे चल रहा है कि नीतीश कुमार संन्यास लेंगे तो अनंत सिंह भी संन्यास लेंगे अगले बार के चुनाव में? मुझे लगता है कि सेकंड लाइन ये लोग तैयार अब करना चाहते हैं। अनंत सिंह की भी जितनी उम्र हो गई है तो अगर 2030 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो आप समझ सकती हैं कि उम्र के किस पड़ाव पर होंगे। केस मुकदमे इतने उन पर हैं कि उनको अंदर बाहर आना जाना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि चार्जशीट वगैरह अगर हो गया तो फिर और परेशानी हो सकती है, चुनाव लड़ने से भी ये वंचित हो सकते हैं। तो राजनीति में कोई बात कही जाती है तो उसके कई अर्थ होते हैं, एक अर्थ नहीं होते हैं। ये बात है नीतीश कुमार जी की पार्टी ने उनको इस बार जेडीयू का उम्मीदवार बनाया, चुनाव जीत के आए हैं, तो नीतीश कुमार के प्रति तो वो वफादार रहेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ ही रहे। उनकी पत्नी आरजेडी से भी चुनाव लड़के आई थी तो आरजेडी की करते थे। अनंत सिंह दलीय चुनाव भी लड़ते रहे हैं, तब भी कभी नीतीश कुमार पर नाराजगी भी व्यक्त किया करते थे। तो व्यक्ति जिस पार्टी में होता है उस पार्टी के जो स्थापित नेता होते हैं उनके बारे में तो कहते ही हैं कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया तो मैं भी वो राजनीति में संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे की बात तो वो कह गए कि बेटे को ही मैं स्थापित करूंगा। तो नीतीश कुमार जी ने अगर अपने बेटे को स्थापित किया तो अनंत सिंह भी बेटे को स्थापित करेंगे। तो कोई ये राजनीति में कोई बहुत अच्छी लकीर तो नहीं खींची जा रही है कि भाई हम अपने कोई कार्यकर्ता को हम अपनी जगह देंगे या जो संघर्ष का साथी रहा है उसको जगह देंगे। नहीं,
हम लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो हमारी पत्नी लड़ेगी, हमारी पत्नी नहीं लड़ेगी तो हमारा बेटा लड़ेगा। मतलब परिवार के बीच में ही वो सीट रहनी चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। अनंत सिंह हो सकता है कि 30 के बाद शारीरिक तौर पर इतने अपने को स्वस्थ फिट नहीं महसूस कर रहे होंगे। लग रहा होगा कि नहीं हम अब बहुत ये नहीं है, तब तक हमारा बेटा इस लायक हो गया है कि क्यों न 30 में उसी को, और अभी से क्यों न उसकी उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक दी जाए कि 30 में जब पार्टी टिकट दे तो हमारे बेटे के चुनाव लड़ाने पर उनको कोई नाराजगी नहीं। जब हमको पार्टी चुनाव लड़ा सकती है तो हमारे बेटे को क्यों नहीं लड़ा सकती है। तो अनंत सिंह की बात को मैं इसी रूप में मानता हूँ कि 30 में उम्र का भी एक उन्होंने ध्यान रखा होगा कि मेरी उम्र कितनी हो जाएगी। दूसरी चीज की लगा होगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बेटा ही चुनाव लड़ेगा। तो अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के ही तर्ज पर कहा, एक श्रद्धा और भक्ति भी दिखाई नीतीश कुमार के प्रति कि जब नेता ही नहीं रहेंगे सबके राजनीति में तो मेरे राजनीति में रहने का क्या फर्क है, राजनीति में रहने का की क्या जरूरत है। तो एक इस तरह के शब्द कहे जाते हैं सम्मान में, लेकिन ये राजनीतिक भाषा के शब्द हैं। असलियत कुछ और होगी। बेटा चाहता होगा कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूं, जब मेरी माँ लड़ सकती है, मेरे पिताजी लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूँ। तो जनरेशनल शिफ्ट है, इसको जनरेशनल शिफ्ट के अलावा और मैं कुछ नहीं देखता हूँ। और उसी में इन्होंने बेटे की बात मानी होगी, कहे होंगे कि 25 में तो हमको लड़ लिए हैं, लड़ने दो, 30 में तुम लड़ना चुनाव, 30 का चुनाव तुम्हारे नाम से होगा। शायद इसी वजह से वो कह रहे होंगे कि ये मेरा अंतिम वोट है, अगली बार 30 में मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, वही प्रतिनिधित्व करेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान जो विपक्षी खेमे के 4 विधायक हैं वो आगे क्या करते हैं, ये आधे घंटे 1 घंटे जो भी अब वक्त बचा है उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम आप तक अपडेट लाते रहेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।